तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, बूस्टर सीरीज के अंतर्गत, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख्यतः रिवीजन कर रहे हैं। क्लासेस बहुत ज्यादा डिटेल्स पे नहीं होती है, लेकिन टू द पॉइंट क्लासेस है ये, जहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उतना ही पढ़ना है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो देखेंगे अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 से, ठीक है, पहले के विद्रोह जो हुए, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, जो कि 1857 के विद्रोह के कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक धरातल बना कर दिया। तो सबसे पहला विद्रोह जो था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में हुआ सन्यासी विद्रोह, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में आपको सन्यासी विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समय काल की बात करेंगे तो इसका कोई फिक्स समय काल नहीं है, कहीं के भी 1770 से लेके 1800 ईस्वी 1800 तक लिखा रहता है, या फिर कहीं पर 1763 से लेकर 1800 तक। ठीक है, तो देखिए ये विद्रोह वगैरह का ना समय काल बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि विद्रोह कोई एक दिन का नहीं होता है। जो मन हुआ तो चलो विद्रोह कर दिए। ठीक है, विद्रोह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जहां पर भी आपको मिलेगा ना, ज्यादातर आपको जो मिलेगा सीरीज में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सन्यासी विद्रोह जो था, ठीक है, कब हुआ, तो 1763 यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन मैंने कई जगह पे 1770 से भी देखा शुरुआत। ठीक है, मुख्यतः बंगाल में सन्यासियों और साधुओं के द्वारा किया गया विद्रोह था। किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल में विद्रोह हुआ था सन्यासियों और साधु के द्वारा। इसमें हिंदू और मुसलमानों के भी समान भागीदारी थी। ठीक है, इस सन्यासी विद्रोह के दूसरा और नाम से भी जाना जाए, इसको बोलते फकीर विद्रोह। क्या था, फकीर विद्रोह के नाम से भी सन्यासी विद्रोह को जाना जाता है। ठीक है, इन विद्रोहियों ने, ठीक है, कंपनी की फैक्ट्री और कोषागारों पे छापा मारा तथा कंपनी की सेनाओं से मतलब लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, कारण क्या था, 1770 में बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति जो थी, जब 1765 में जब ये बक्सर के युद्ध में जब इसको विजय मिला, इलाहाबाद की संधि मिली, बिहार बंगाल उड़ीसा का जब इसको दीवानी अधिकार जब इसको प्राप्त हो गया, तो उन्होंने जमकर शोषण किया। उसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है 1770 में बंगाल में मतलब कठोर, मतलब बंगाल में एक अकाल देखने को मिला, जिसको उस समय अगर बात करें 50 लाख लोग मारे गए थे। अगर 50 लाख लोग उस समय मारे गए थे, अगर अभी के डाटा के हिसाब से अगर मिलाया जाए, तो 50 लाख अभी भी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन उस समय सोचिए, 50 लाख लोगों को मारा जाना कितना बड़ा भयावह कारण है। अगर 1770 का बंगाल अकाल जो था बहुत ही भयावह था। ठीक है, उन सब के कारण आपको सन्यासी विद्रोह देखने को मिलता है। तो देखिए क्षेत्र याद रख लीजिए, सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल का क्षेत्र था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसका नेता का नाम पूछ देता है। तो नेता जो था मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी। ठीक है, मजनू शाह और चिराग अली की बात करें, किसके नेता थे, तो सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे, मजनू शाह। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्या नाम था इनका, मजनू शाह। ठीक है, चिराग अली। ठीक है, चिराग अली। और मूसा शाह। ठीक है, दो ही आप याद रखोगे तो काफी है। मूसा ठीक शाह। है, मजनू साहब आपको क्या ध्यान में रखना है, तो मजनू शाह चिराग अली का नाम क्या रखो आप लोग, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखें मो अमारिया विद्रोह, कौन सा विद्रोह है, मो अमारिया विद्रोह। ठीक है, ये असम के क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था, असम के क्षेत्र में विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा विद्रोह है, मो मो अमारिया विद्रोह की बात करेंगे। ठीक है, असम के क्षेत्र में था। क्या था, तो मो अमारिया निम्न जाति के किसान थे, जिन्होंने अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं का पालन किया, असम के अहोम राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया और सत्ता पे उनकी पकड़ को कमजोर किया। ठीक है, तो ये विद्रोह जो था असम के राजा के खिलाफ था, असम के अहोम राजाओं के खिलाफ मतलब विद्रोह हुआ था। ठीक है, मो अमरिया ने, ठीक है, भाटिया पार को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, तो भाटिया पार को क्या किया था इन्होंने, अपना क्या किया था, मुख्यालय बनाया था। तो मो अमरिया विद्रोह की बात करेंगे, कहाँ पे हुआ था, तो यही आपका इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए, असम के क्षेत्र में आपको ध्यान रखेंगे विद्रोह हुआ था। विद्रोह का नाम क्या था, तो मो अमरिया विद्रोह। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे पोलीगर विद्रोह। ठीक है, पोलीगर विद्रोह की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोलीगरों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। ठीक है, पोलीगर ने, माइक इनका एक हो रहा है। ठीक है, पोलीगर ने तब विद्रोह किया जब अरकोट के नवाब ने तिरुनेलवेली तथा कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पोलीगुरु ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अर्काट के जो नवाब जो था, अर्काट के पेरकोट कह लिए, उन्हें तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो इसके वजह से पोलीगुरु का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह जो था कहाँ पे हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पे हुआ, क्या बताएंगे, ये विद्रोह आपको तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कारण था इस विद्रोह का,
तो पोलीगर में नाराजगी पैदा हुई, जो लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र में खुद को संप्रभु स्वतंत्र अधिकारी मानते थे। ठीक है, ये अधिकारी थे जो कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र भी थे और संप्रभु थे। संप्रभु के मतलब पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्रता, मतलब किसी को जवाबदेही नहीं होना किसी के प्रति, उसको संप्रभु कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अरकाट के नवाब जो था ना, इनके क्षेत्र को मतलब किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके वजह से मतलब इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। इसका कारण था कबल शुल्क वसूलने के लिए उनके अधिकार से वंचित होना पड़ा। कबल या वाच तमिलनाडु में एक वंशानुगत गांव या पुलिस कार्यालय था। ठीक है, तो कबल या वाच की बात करें, तमिलनाडु में वंशानुगत गांव या फिर पुलिस का कार्यालय था। तो यहाँ पे कबल शुल्क को वसूला जाता था। इस वजह से पोलीगरों ने क्या किया, तो विद्रोह कर दिया। ठीक है, कहाँ पे हुआ पोलीगर का विद्रोह, तो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, रीजन क्या था इसका, तो इनके जो क्षेत्र जो थे पोलीगरों का जो स्वतंत्र क्षेत्र थे। ठीक है, जैसे तिरुनेलवेली की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, तो वहां का राजा जो था अरकाट के नवाब ने इन क्षेत्रों को किसे दे दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब इनसे जब मतलब टैक्सेस वगैरह वसूलने का शुरू जब किया, तब जाके इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब आते हैं पाइका विद्रोह। ठीक है, पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ, ओडिशा में हुआ। कहाँ पे हुआ पाइका, ओडिशा। पाइका जो थे ना सैनिक थे। क्या था, पाइका ओडिशा के वंशानुगत पारंपरिक भूमिधारी, ठीक है, मिलिशिया, पैदल सैनिक थे। क्या थे पाइका, क्या थे, पाइका की बात करेंगे, मिलिशिया पैदल सैनिक थे जो किराए मुक्त भूमि के बदले सैन्य सेवा और पुलिसिंग कार्य देते थे। मतलब राजा जो था ना, जैसे पहले राजा के पास ना परमानेंट सेना नहीं होता था, मतलब होता था लेकिन बहुत बड़ी सेना नहीं रखा जा सकता। अगर मान लीजिए सेना, अगर मान लीजिए 4 लाख, 4 लाख तो बहुत होगा, 1 लाख की सेना अगर कोई अगर रख रहा है तो उसका रख रखाव तो रखना पड़ेगा। तो उस समय राजा के पास दो तरह की सेना होती थी। एक होती थी परमानेंट सेना। ठीक है, क्या होती थी, परमानेंट। इस सेना की संख्या कम होती थी। मान लीजिए किसी भी राज्य में परमानेंट सेना 25,000 है। ठीक है, क्या है, 25,000 है, तो ये हमेशा राज्य की सुरक्षा में होता था। अब मान लीजिए ये कोई राज्य ए है, ठीक है, उसके बाद 25,000 की सेना है, लेकिन अब इसकी लड़ाई राज्य बी से हो गई, तो अब इसको सेना की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, सेना को क्या किया जाता था, लिया जाता था। अब ये 25,000 ए राज्य को, ये 75,000 सेना को मतलब क्या करेगा, हायर करेगा। ये सेना क्या होती थी, मिलिशिया होती थी। मिलिशिया क्या होता है, जो पैसा लेकर जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसको मिलिशिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाइका जो थे वो भी मिलिशिया थे। ठीक है, और ये आपका सेवा कैसे देते थे, मतलब राज्य के पास भूमि का तो कोई कमी नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट जो होती थी, मतलब राजा जो होता था, क्या करता था, जमीन देता था इन लोगों को। ठीक है, और जमीन पे क्या करते थे, ये अपना उपज करते थे। ठीक है, उससे अन्न उपजाते थे, उनसे उनका अर्निंग होती थी। और उसके बदले में जब राजा को जब आवश्यकता होता था, सैन्य सेवा देते थे। ठीक है, एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था भी यही था। सामंत लोग भी क्या थे, यही थे। राजा से बड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा लेके रखते थे, उसके बदले में उनके पास सेना होती थी। और राजा को जब आवश्यकता होती थी, सैन्य मदद वो करते थे, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहते थे। ठीक है, जो यूरोप में था। तो पाइका भी उसी तरह का था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पाइका भी इसी तरह का था। ठीक है, इसे खुर्दा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पाइका विद्रोह का और किस नाम से जानते हैं, खुर्दा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, खुदरा, खुदरा बोल दो, क्या बोले, खुर्दा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, खुर्दा विद्रोह के नाम से भी इनको जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इनके साथ दिक्कत क्या होती है, वाल्टर एवर आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में खुर्दा विद्रोह की बात करेंगे तो खुर्दा को ही मतलब क्या बोलते थे, पाइका बोलते थे। ठीक है, वाल्टर एवर आयोग ने सिफारिश की थी कि पाइका की किराया मुक्त भूमि अंग्रेजों द्वारा ले ली जाए। ठीक है, तो एक आयोग बना था जिसका नाम था वाल्टर एवर आयोग। ठीक है, और उसने एक अनुशंसा की थी कि पाइका वालों को जो किराए मुक्त जो भूमि जो दिया गया है, जिसपे किराया नहीं लगता है, वो भूमि उनसे वापस ले लिया जाए। जिसके कारण पाइका ने जमींदारों और किसानों के समर्थन में हथियार उठा लिया। ठीक है, जब उनसे किराए मुक्त भूमि जब वापस ली गई, तो उन्होंने मतलब क्या किया, ठीक है, हथियार यहाँ पे उठा लिया। नमक की कीमत में वृद्धि, कौरी मुद्रा उन्मूलन, चांदी में करों का भुगतान या जबरन भूमि राजस्व नीति, ये सब भी इसके कारण थे। लेकिन मुख्यतः क्या था, इनको जो जमीन दी गई थी, जिस जमीन पे किसी प्रकार के कर नहीं देना पड़ता था, किराया मुक्त जमीन था, वो वापस जब लेने की बात हुई, तो उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये विद्रोह जो था, ठीक है, पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि ओडिशा के क्षेत्र में हुआ। इसको खुर्दा के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अब चलते हम लोग देखेंगे आगे कौन सा विद्रोह है। ठीक है, बस आप लोग क्या करना है ना, क्षेत्र का नाम याद करते जाइए। अब देखेंगे इसका नेता कौन था,
पाइका विद्रोह का नेता क्या था? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, तो जगबंधु विद्याधर की बात करेंगे। पाइका विद्रोह के नेता थे मुकुंद देव थे, दीनबंधु संतरा थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मुख्यतः बख्शी जगबंधु विद्याधर का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके पाइका विद्रोह के नेता थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन इसको बाद में अंग्रेजों ने इसे 1818 में क्रूरता के साथ, क्रूरलिटी के साथ इसे दबा दिया गया। ठीक है, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर किस विद्रोह के नेता थे? पाइका विद्रोह के नेता थे। 1870 के दशक में आपको ओडिशा में प्रारंभ होती है, ध्यान में रखेंगे। और मुख्यतः विद्रोह का कारण क्या था? जब इनसे भूमि को वापस ले लिया गया, जो कि किराया मुक्त भूमि थी। ठीक है, समझ गए? क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह की बात करेंगे। अहोम विद्रोह कहां पे होगा? तो अहोम से पता है असम में। ठीक है, असम में आपको पता होना चाहिए, असम को मिला लिया गया था 1826 के आसपास। तो अंग्रेजों ने प्रथम बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद असम से वापसी नहीं की और अहोम क्षेत्र को शामिल करने की कोशिश की, जिसमें लोगों का क्या हुआ? तो लोगों का मतलब क्या होता है? आक्रोश पैदा होता है। ठीक है, जिसके कारण विद्रोह हुआ। ठीक है, माइक बंद कीजिए। अंग्रेजों ने एक समझौतावादी नीति अपनाई। अंग्रेजों ने क्या किया? एक समझौतावादी नीति अपनाई और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया गया। ठीक है, महाराजा पुरंदर सिंह जो था अहोम को राजा थे। ठीक है, लेकिन और सारे हिस्से पे क्या था? ब्रिटिश का ही कब्जा था, इसलिए अहोम विद्रोह हुआ। और अहोम विद्रोह का नेता जो था, ठीक है, गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर। ठीक है, गोमधर कुंवर कह लीजिए, फिर गोमधर कुंवर कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, जो कि अहोम राजकुमार थे। साथ में कौन थे? महाराजा पुरंदर सिंह थे, नरेंद्र गदाधर सिंह थे। लेकिन आपको दो नाम को ध्यान में रखना है, गोमधर कुंवर का नाम ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा पुरंदर सिंह का भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो अहोम विद्रोह की बात करेंगे, कहां पे हुआ था? असम में हुआ था। और इसका समय काल की बात करेंगे तो 1828 से अब प्रथम बर्मा युद्ध इससे संबंधित है, 1824 से लेकर 1826 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं बहावी आंदोलन। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहावी आंदोलन का केंद्र जो था पटना ही था। ठीक है, यह एक इस्लामवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। देखिए, एक होता है क्या? उत्थानवादी। ठीक है, ये क्या था? तो पुनरुत्थानवादी था, मतलब इस्लाम में जो पहले की जो नीति जो थी उसको पुनः मतलब स्थापित करना था, मतलब शरिया कानून को लागू करना, कुरान के आधार पे मतलब क्या करना? इस्लाम को चलाना। इस्लाम में बहुत सारा नवीनीकरण देखने को मिल रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस्लाम में बहुत नवीनीकरण आपको देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इस्लाम का वेस्टाइज मतलब क्या हो रहा था? उसका पश्चिमीकरण हो रहा था। तो एक प्रकार का इस्लाम का इसको शुद्धि आंदोलन भी बोल सकते हैं। मतलब इस्लाम धर्म जो था मुख्यतः कुरान पे आधारित, ठीक है, शरिया कानून को लागू करना इनका नेता का मतलब वो था, ताकि इस्लाम में किसी प्रकार का पश्चिमीकरण ना हो, वेस्टर्नाइजेशन ना हो। इसका जो क्षेत्र जो था बिहार, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब का इलाका था। ठीक है, लगभग इसे भारत के बहुत सारा हिस्सा जो था प्रभावित था। सरिया क्या होता है? सरिया होता है इस्लाम में नियम होता है, कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ कैसे? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नियम कानून नहीं, हम लोग सब कुछ को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है? हमारे गीता है, रामायण है। ठीक है, मनुस्मृति को भी बहुत लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये सब था। लेकिन सरिया क्या था? तो सरिया का पूर्ण पालन की वकालत करता था। तो ये था इस्लाम में जो नया चीज जो आ रहा है ना, नवीन चीज जो आ रहा है, उसको मतलब खत्म करके इस्लाम को पहले धरातल पे ले जाना। ठीक है, जो कि सरिया कानून कहता है, इस्लाम मतलब कुरान कहता है, उसके आधार पर। इस आंदोलन का नेता रायबरेली के सैयद अहमद ने किया। पूरा नाम था सैयद अहमद बरेलवी। नाम ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, जो किसकी शिक्षा से प्रेरित थे? तो ध्यान रखिए, इसके जो देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। भारत में तो चल ही रहा था, और भी जगह पे चल रहा था। हालांकि सैयद अहमद बरेलवी जो थे हज पे गए थे, तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिला जिनका नाम था अब्दुल वहाब, जो कि सऊदी अरब में थे, धार्मिक गुरु थे। उनसे प्रेरित होकर इन्होंने इस भारत में इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, क्या नाम था? अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब से ही बन गया क्या? बहावी बन गया। ठीक है, क्योंकि अब्दुल वहाब के विचारधारा जो था वही आपका क्या कहलाया? बहावी आंदोलन कहलाया। तो अब्दुल वहाब से सऊदी अरब में हज पे कौन मिले? सैयद अहमद बरेलवी मिले। इनको शिक्षा से मतलब प्रेरित है, भारत में इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। और साथ में एक और भी नेता था, शाह बली उल्लाह, जो कि दिल्ली के थे।
अब यहाँ पे कुछ नेता थे, ठीक है, जैसे हमारे टीटू मीर की बात करें, बहावी नेता था जिन्होंने बंगाल के क्षेत्र में आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। सैयद अहमद ने इस्लाम और पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम और समाज की वापसी की वकालत की, ठीक है। तो इन्होंने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा, क्या बोलोगे तो पश्चिमी प्रभाव क्या होता है, तो पश्चिमी प्रभाव ड्रेस के आधार पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग अंग्रेजी में अगर पढ़ाई कर रहे तो वो भी पश्चिमी प्रभाव है, खान पान में भी पश्चिमी प्रभाव देखा जा सकता है। तो जब ब्रिटिश जब आया तो कई जगह पे मतलब क्या हुआ, इन चीजों का मतलब क्या आपको वो देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है। उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, तो उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, ये आंदोलन चलाया, ठीक है। इसका जो प्रमुख केंद्र जो था, शिथाना और पटना महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। और इनके अगल जगह में हैदराबाद में भी था, बद्दास में भी था, बंगाल में भी था, संयुक्त प्रांत में भी था, बॉम्बे में भी था। लेकिन इस आंदोलन को भी, ठीक है, ब्रिटिश ने दबा दिया। देखने तो लग रहा है धार्मिक आंदोलन है, लेकिन धार्मिक आंदोलन है, लेकिन आगे चल के इसका राजनीतिकरण हो गया। अभी तक ये धार्मिक लग रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा, ब्रिटिश से डायरेक्ट ये उलझ जाएंगे। उसके बाद बहावियों पर मतलब क्या किया जाएगा, क्रूरता पूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। बहावी आंदोलन एक शुद्धि आंदोलन, जैसे हिंदू धर्म में भी शुद्धि आंदोलन चला। जैसे आर्य समाज के नेता जो दयानंद सरस्वती जी ने जो आंदोलन चलाया, क्या नाम था उनका, जिनमें नारा दिया गया, ठीक है, बैक टू वेदास, ठीक है, वो भी एक शुद्धि आंदोलन था। सरस्वती वाला। हाँ, ठीक है, उसी तरह ये इस्लाम में भी क्या था, ये शुद्धि आंदोलन था, ठीक है। बहावी आंदोलन का ठीक विपरीत जो था, सर सैयद अहमद खान ने जो चलाया, ठीक, वो ठीक विपरीत था, क्योंकि वो शासन करना चाहते थे, ठीक है। वो पश्चिमी, ठीक है, ये क्या था, पश्चिमी शिक्षा का मतलब क्या था, विरोधी था। तो ये आपका बहावी आंदोलन है, ठीक है। नेता ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या नाम था, सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल बहाव की शिक्षा बंगाल के क्षेत्र में, टीटू मीर ने मतलब इसका नेतृत्व किया, ठीक है। अब आते कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की बात करेंगे, पंजाब में यह आंदोलन आपको देखने को मिलता है। नेता जो था, राम सिंह कूका, क्या नाम था, राम सिंह कूका जो थे नेता थे। कूका आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो भगत जवाहर मल ने किया था, पंजाब में था। 2 चरण में यह आंदोलन आपको देखने को मिलता है। कूका आंदोलन की स्थापना 1840 में जवाहर भगत, जवाहर मल भगत, जिन्हें शियान साहब भी कहा जाता था, क्या बोलते थे इनको, शियान साहब के नाम से भी जवाहर मल भगत को जाना जाता था। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी पंजाब में जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम करने वाला सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में की थी। अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि को मतलब ये आंदोलन जो था बढ़ावा देता था। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पे कब्जा करने के बाद आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया। देखिए, सारा आंदोलन जो था, ठीक है, जैसे कि बहावी मैंने बताई, सब क्या था, धार्मिक शुद्धि आंदोलन था। लेकिन बाद में जब क्या होगा, इसका राजनीतिकरण होगा। जब राजनीतिकरण होगा तो सीधे सीधे किसके खिलाफ हो जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। फिर सरकार इनको क्रूरतापूर्वक क्या करेगी, दबा देगी, ठीक है। तो बाद में जाके क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको भी दबा दिया, सरकार ने दबा दिया। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक और आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा राम सिंह को 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो बीपीएससी बार बार इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो बताओ बाबा राम सिंह को निर्वासित जीवन जीने के लिए कहां पे भेजा गया था, ठीक है, रंगून भेजा गया था 1872 में, ठीक है। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक भी थे। हालांकि राम सिंह कू का याद रखेगा, लेकिन इसके प्रमुख नेता जवाहर मल भगत थे, जिनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हम लोग केरल में बर्मा पझासी राजा का विद्रोह होता है, ठीक है। केरल के बर्मा पझासी राजा का विद्रोह होता है। केरल बर्मा पझासी राजा ने केरल सिंघम या फिर पाइचे राजा के नाम से भी जाना जाता है, जो मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम के वास्तविक प्रमुख थे। मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम, ठीक है, उसके वास्तविक प्रमुख होते थे, जिनका नाम क्या था, केरल बर्मा पजासी राजा, जिन्हें केरल सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विद्रोह क्या होता है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है, उसमें आप देखो कर्नाटक, सॉरी कोट्टायम पर क्या होता है, ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाता है। और वहां के शासक कौन थे, कोट्टायम के शासक कौन थे, तो केरल सिंघम के नाम से या फिर पाइचे राजा के नाम से जाने जाते थे, पझासी राजा। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश का कब्जा हो गया। तो इसी को लेकर, ब्रिटिश के कब्जे को लेकर मतलब क्या हुआ, केरल के कोट्टायम क्षेत्र में, मलाबार के क्षेत्र में क्या होता है, विद्रोह आपको देखने को मिलता है।
अंग्रेजों ने वीर वर्मा को राजा नियुक्त किया, ठीक है, इनको हटा के, ठीक है, जिन्होंने अत्यधिक कर लगाए, जिसके कारण 1793 में पाइचे राजा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसानों का विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को वीर वर्मा को मतलब वहां का राजा नियुक्त किया गया, वहां पे उन्होंने बहुत अधिक टैक्सेस लगा दिए। तो इसी को लेकर, ठीक है, ये केरल वर्मा या फिर पझासी राजा के नेतृत्व में क्या होता है, विद्रोह होता है, जिसको पाइचे राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोट्टायम का विद्रोह की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, केरल के वर्मा पजासी राजा का विद्रोह किससे संबंधित है, तो कोट्टायम के विद्रोह से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, बेलूथम्पी का विद्रोह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है बेलूथम्पी का विद्रोह। ये दीवान थे बेलूथम्पी, ठीक है, कहाँ के, त्रावणकोर एम्पायर के, त्रावणकोर साम्राज्य के ये दीवान हुआ करते थे बेलूथम्पी साहब, ठीक है। अब बेलेजली ने सहायक संधि थोप दी त्रावणकोर पे 1805 में। बेलेजली ने, ठीक है, त्रावणकोर पे क्या लगा दी, सहायक संधि लगा दी, ठीक है। अब बेलेजली के सहायक संधि 1805 के त्रावणकोर में कठोर परिस्थितियों का कारण क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। कंपनी के अत्याचारी रवैये के कारण प्रधानमंत्री बेलूथम्पी ने नायर सैनिकों के समर्थन से उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो कौन थे ये, दीवान थे। बेलूथम्पी क्या थे, दीवान थे। दीवान इज जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा रखता था, ठीक है। दीवान जो होता था राजा के बाद बहुत अधिक पावरफुल होता था, प्राइम मिनिस्टर का एक तरह का उद्घोष मतलब रखता था। उसका बेलूथम्पी ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। उन्होंने कुंडारा उद्घोषणा में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का खुलकर आह्वान किया, जिसे व्यापक विद्रोह क्या था, भड़क गया, ठीक है। शांति बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान आवश्यक था, क्योंकि त्रावणकोर के महाराज कंपनी के पक्ष में चले गए थे, ठीक है। तो त्रावणकोर के महाराज जो थे वो कंपनी के पक्ष में चले गए थे, लेकिन जो दीवान बेलूथम्पी जो थे वो मतलब क्या था, विद्रोह कर रहे थे। तो एक तरह से राजा के खिलाफ भी हो गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में, बस आपको ध्यान में रखना है, दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, त्रावणकोर से। कहां से, त्रावणकोर से, ध्यान में रखिएगा। और त्रावणकोर के साथ सहायक संधि जो की थी 1805 में की गई थी। अब आते आगे देखेंगे, ये सारे के सारे विद्रोह थे। अब हम कुछ और भी विद्रोह देखेंगे। महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये कौन था, महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हम लोग देखने वाले, काफी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक विद्रोह है जिसका नाम है नारकेल बेरिया विद्रोह, ठीक है। ये बंगाल में हुआ था। कहां पे हुआ था, नारकेल बेरिया विद्रोह की बात करें, कहां पे हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। मीर निथर अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, टीटू मीर, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, ने मुस्लिम काश्तकारों के जमींदारों, मुख्य रूप से हिंदू, जिन्होंने फैराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था, ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। तो मीर निथर अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता है, ने मुस्लिम काश्तकारों को जमींदार, मुख्य रूप से हिंदू, जिन्होंने फराजियों पे दाढ़ी कर लगा दिया था, ठीक है। दाढ़ी रखने पे भी टैक्स लगता था। भारत में ऐसा जगह पे ब्रेस्ट टैक्स भी था, यहाँ पे आपको साउथ में आप जाएंगे तमिलनाडु में ब्रेस्ट टैक्स तक भी देना पड़ता था। तो अजीब अजीब तरह का टैक्स भी होता था। यहाँ पे बंगाल में फराजियों पे दाढ़ी कर लगा दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है, ठीक है। विद्रोह का धार्मिक संघर्ष में बदलकर बहावी आंदोलन में विलीन हो गया, ठीक है। तो टीटू मीर इसका नेता था, बहावी आंदोलन से भी संबंध था। बंगाल में टीटू मीर ने ही बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नारकेलवेलिया का विद्रोह की बात करेंगे तो धार्मिक संघर्ष में बदल जाता है, इसके बाद में बहावी आंदोलन में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। नेता कौन था, टीटू मीर था। टीटू मीर वही नेता था जिसने मतलब क्या किया था, बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये विद्रोह बाद में, ठीक है, बहावी आंदोलन में मिल जाता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जा सकता है, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन आगे चल के बहावी आंदोलन में विलीन हो गया, तो बंगाल का नारकेलवेलिया विद्रोह, ठीक है, जो कि मतलब क्या था, तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, ठीक है। चलिए आप देखिए पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, इसके नेता की बात करेंगे, करमशाह, ठीक है, करमशाह टीपू शाह, ठीक है, दो नेता थे पागलपंथी के, ठीक है। कौन थे, तो करमशाह और उसके पुत्र टीपू शाह। जब मेमन सिंह जिले में एक अर्ध धार्मिक समूह था, जिसमें मुख्य रूप से हाजोंग या फिर गारो जनजातियां शामिल हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या नाम था, ये मेमन सिंह जिले में अर्ध धार्मिक समूह था, जिसमें मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजाति शामिल थे। करमशाह इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इस पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक कौन था, करमशाह था। करमशाह के बेटे टीपू के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने जमींदार के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए स्वयं को संगठित किया। उन्होंने एक निश्चित सीमा से ज्यादा किराया देने से इनकार कर दिया और जमींदारों को घर पर सक्रिय रूप से हमला किया, ठीक है।
अब देखिए ज्यादातर जो किसान आंदोलन जो था ना वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं होता है, ये जमींदारों के खिलाफ होगा, ठीक है। और जमींदार के समर्थन में कौन आ जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो विद्रोह किसके साथ हो जाएगा, पहले तो इन्होंने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया, जमींदारों के समर्थन में ब्रिटिशर्स आ गए, तो मतलब किसान समूह और ब्रिटिशर्स के बीच में हो जाएगा, ठीक है। सरकार ने आदिवासी किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय संगत व्यवस्था शुरू की, जिसे हिंसक रूप से दबा दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, उत्तर पूर्व में हुआ था, ठीक है। वहां पे गारो जनजाति असम के आसपास में अभी भी आपको देखेगी, हाजोंग और गारो जनजाति संबंधित है। नेता ध्यान रखिए करमशाह, और करमशाह के बाद उसका पुत्र जो था टीपू शाह ने इसको मतलब नेतृत्व किया, ठीक है। तो पागलपंथी विद्रोह के दो नेता करमशाह और टीपू शाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जमींदारों के खिलाफ था, बाद में ब्रिटिश शामिल होता है और इसको दबा दिया जाता है, ठीक है। मोपला विद्रोह, ये विद्रोह भी मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, ये भी किसके था, जमींदार के खिलाफ था। कि मोपला का विद्रोह की बात की, केरल में एक जगह पर था मोपला, ठीक है, वहां पे जो किसान जो थे ना वो मुस्लिम थे और जमींदार जो थे हिंदू थे, ठीक है। तो इन्होंने उसके ऊपर विद्रोह किया, ठीक है भाई। काफी ये एक सांप्रदायिक विद्रोह था, मतलब ये केवल नॉर्मल विद्रोह ही नहीं था, सांप्रदायिक विद्रोह था, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे आप देखोगे तो बड़े पैमाने पे आप यहाँ पे, ठीक है, हिंदू जमींदारों की हत्या भी की गई थी, ठीक है। अब मोपला में बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिला, 1836 से लेकर 54 तक मोपला में बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिले, 22-23 विद्रोह आपको हुए थे। कारण क्या था, उच्च राजस्व मांग, खेतों की आखिरी में कमी, ब्रिटिश अधिकारियों का उत्पीड़न शामिल थे। दूसरा मोपला विद्रोह की बात करेंगे 1921 में हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण है मोपला विद्रोह, ठीक है। इसका नेता कौन था मोपला विद्रोह का, अली मुस्लियार, कौन नेता था इसका, अली मुस्लियार, ठीक है, ये मोपला विद्रोह का नेता था, ठीक है। एक सांप्रदायिक विद्रोह था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, बाद में इसको भी दबा दिया गया, ठीक है। अब देखें कुछ जनजातीय विद्रोह, ठीक है, जनजातीय विद्रोह भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है। आपने देखा किसान विद्रोह, धार्मिक विद्रोह, ठीक है, ये जनजातीय विद्रोह है। सबसे देखेंगे पहाड़िया विद्रोह, जिसको पहाड़िया राजा का विद्रोह भी कहते हैं। राजमहल के पास रहने वाले पहाड़िया लोग, ठीक है, जंगल की उपज और झूम की खेती जरिए अपना जीवन यापन करके भौगोलिक अलगाव के कारण स्वतंत्र थे। एक दिन सोए, सुबह सुबह उठे तो पता चला कि पूरा जंगल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उनको तो समझ में नहीं आया, वो तो जंगल को अपना बरसों से अपना बहुत ही समझ, जाहिर सी बात है, जंगल में रहे, जंगल में पढ़े बढ़े, तो उनको लगता था सारा जंगल हमारा है। लेकिन ब्रिटिश ने जंगल पर अधिकार कर लिया, जंगल पे तरह तरह के नियम लगा दिए। तो तुमको अब खेती नहीं करना है, तुमको अब पेड़ को नहीं काटना है, तुमको अब क्या बोलना है, अपने जानवर को चढ़ाने के लिए इस जगह पे नहीं लाना, बहुत सारे नियम लगा दिए। यहाँ तक कि महुआ बनाते थे वो लोग, ठीक है, महुआ को बेचते नहीं थे, ठीक है, खुद को पीने के लिए महुआ नामक शराब बनाते थे, उस पर 25 पैसा कर लगा दिया गया, ठीक है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा, पेड़ हमारा है, महुआ बना हम रहे, पैसा तुमको क्यों दे, समझ उतनी थी नहीं। तो ये सब चीजों को देखते बहुत सारा जनजातीय विद्रोह आपको देखने को आपको मिलता है। मगर बिहार में जो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका रीजन क्या था, महुआ के ऊपर 25 पैसा का टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। महुआ उन लोगों के जीवन दिनचर्या में शामिल था, मतलब पीना ही है। अब महुआ बनाने के लिए उनको 25 पैसा देना पड़ता था प्रति व्यक्ति को, उसके लेकर विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ी के पास रहने वाले जो पहाड़िया लोग जो थे, जंगल की उपज और झूम की खेती के जरिए अपना जीवन यापन करते थे, जंगल को बड़ा सम्मान करते थे, इसलिए जंगल के ऊपर इन लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मतलब क्या किया, कभी भी मतलब हल नहीं चलाया, ठीक है। और इन्होंने मतलब क्या किया, जंगल को जला देते थे फिर जंगल पे खेती करते थे, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या करते थे, जंगल की खेती पे जब हो जाता था एक जगह पे, फिर उसको छोड़ के कहीं पे दूसरी जगह चले जाते थे। ब्रिटिश ने देखा, उनको लगा रही तो पूरा जंगल जला के खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जंगल के ऊपर भी मतलब कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि जंगल जो था बहुत अधिक संसाधन का सेंटर था। तो राजमहल के पास रहने वाले पहाड़िया लोग जंगल के ऊपर झूम की खेती के जरिए अपने जीवन यापन करते थे। ये भौगोलिक अलगाव के कारण वे स्वतंत्र थे। भौगोलिक अलगाव मतलब इनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, शहर में क्या चल रहा नहीं चला कोई मतलब नहीं है, ब्रिटिश की कौन सी नीति है, कौन सा एक्ट आ रहा है, कौन सा अधिनियम आ रहा है, कोई मतलब नहीं था। 18वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश द्वारा बढ़ावा दिया अस्थायी कृषि के कारण संघर्ष बढ़ गया, जिसके कारण पहाड़िया लोग छापे
तेज हो गए, ठीक है। अब ब्रिटिश जो था स्थायी कृषि के समर्थक था, मतलब तुम वो खेती करना करो, एक जगह पे करो। तुम आज यहाँ पे करते हो, कल वहां पे चले जाते हो, कल उसका जंगल जला देते हो, ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत सारा एक्ट भी ब्रिटिश लेकर आते हैं। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों पर हिंसक हमला किया, जिसके कारण 1778 में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये राजा जगन्नाथ जो था पहाड़िया राजा था। राजा होता नहीं था, एक्चुअली में सरदार होता था, ठीक है, ठीक है, सरदार होता था, ध्यान में रखेंगे। आदिवासियों का सरदार होता था, उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? जगन्नाथ। क्या नाम था इनका? जगन्नाथ की बात करेंगे। पहाड़िया विद्रोह का क्या था? नेता था, इसे ध्यान में रखेंगे। 1880 के दशक में ब्रिटिश शांति में पहाड़िया सरदारों को उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक भत्ते मतलब क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। अब आते तिलका मांझी। तिलका मांझी एक ऐसे पहले आदिवासी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने भागलपुर के कलेक्टर को, भागलपुर का जो कलेक्टर जो था उसको तीर से मार के ही घायल कर दिए थे, ठीक है, बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तिलका मांझी पहले आदिवासी थे, पहले आदिवासी नेता कह लीजिए, ठीक है, जिनको मतलब, ठीक है, क्या हुई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी तिलका मांझी को, ठीक है। तिलका मांझी जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहाड़िया समुदाय से तो जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ परगना में विद्रोह का नेतृत्व किया, विशेष रूप से फूट डालो और राज करो का रणनीति का में भी मतलब क्या था? इन्होंने विद्रोह किया। सुल्तानगंज के आसपास, सुल्तानगंज भागलपुर, सुल्तानगंज के आसपास काम करते हुए तिलका ने गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नावों को निशाना बनाया, ब्रिटिश खजाना को लूटा, लूट का माल मतलब क्या किया? गरीबों में इन्होंने मतलब क्या किया? बांट दिया। तो तिलका मांझी को जबरा पहाड़ी के नाम से जानते थे, सुल्तान परगना के थे। ये पहले ऐसे आदिवासी नेता जिनको फांसी दिया गया, ठीक है। भागलपुर का जो कलेक्टर जो था उसको तीर से मार के इन्होंने घायल कर दिया था, बाद में उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ये किस टेक्निक को अपनाते थे? गुरिल्ला टेक्निक को अपनाते थे, जिनमें संथाल महिलाएं भी शामिल थी, ठीक है। ये गुरिल्ला टेक्निक क्या होता है? जो मान लीजिए सामने वाला के पास बहुत अधिक संसाधन हो, आप उसे जीत नहीं सकते हो, तो जो टेक्निक जो अपनाया जाता है उसको गुरिल्ला टेक्निक कहते हैं। अब ब्रिटिश के पास उतना संसाधन था, उसके साथ कैसे ही जीते? तो छुप छुप के वार करते थे, ठीक है। कभी उनके नावों को पलटा देते थे। गंगा क्या है यहाँ पे, आप देखो सुल्तानगंज में क्या गंगा है ना, ठीक है। तो वहां पे मतलब आती थी, तो ये नाव को पलटा दिए, ठीक, उनके सामान को लूट लिया, ब्रिटिश खजाना को लूटा, जनता में क्या करते थे? बांट देते थे। तिलका मांझी 1778 में तिलका ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ कैंप पे हमला किया, ठीक है। रामगढ़ कैंप है, अभी भी है, ठीक है। 1784 में भागलपुर पे हमला किया, जिसमें कथित तौर पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगस्टस क्विलेंट को तीर से मार दिया गया, ठीक है। मतलब तुरंत तो नहीं मारा था 8-10 दिन के बाद, लेकिन इन्हीं के तीर से मतलब मारा गया था। उनके बाद भागलपुर में, ठीक है, तिलका मांझी जी को, ठीक है, बीच सड़क पे पेड़ से टांग के फांसी दे दिया गया। तो पहले जनजाति नेता थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, तिलका मांझी, ठीक है। तो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ही नहीं था, कलेक्टर बोलते थे डेट टाइम। क्या नाम था? अगस्टस क्लीवलैंड। क्या नाम है इसका? अगस्ता क्लीवलैंड, ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा। इसको तीर से मार के इन्होंने हत्या कर दिया था, ठीक है। जंगल महल विद्रोह या फिर चुआर विद्रोह, ठीक है, ये भी झारखंड के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। इसको चुआर विद्रोह कहते हैं। कौन सा विद्रोह है? चुआर विद्रोह, ठीक है। दुर्जन सिंह इसके नेता थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक विद्रोह जंगल के जमींदारों पर लगाए गए राजस्व वृद्धि में जवाब में भड़क उठा। 1767 में मिट्टी के किलो को ध्वस्त करने पर ब्रिटिश निर्देशों से और भी बढ़ गया, ठीक है। छोटा नागपुर, बंगाल के मैदान, बीरभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर में परगना के मध्य ये विद्रोह का क्षेत्र था। मुख्यतः छोटा नागपुर का जो क्षेत्र जो था। 1768 में घाटशिला के जमींदार जगन्नाथ सिंह और हजारों चुआर अनुयायियों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कंपनी सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1771 में चुआर सरदार जिसका नाम था श्यामगंजन सुबला सिंह दुबराज ने विद्रोह किया, लेकिन बाद में इसे दबा दिया गया। सबसे प्रमुख चुआर विद्रोह की बात दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 1798 में हुआ था। तो बहुत सारे नेता थे, क्योंकि विद्रोह बोला एक समय पे शुरू नहीं होता था, कई अलग अलग टाइम पीरियड में कई अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में होता था। लेकिन मुख्य रूप से जो विद्रोह, जो चुआर विद्रोह जो हुआ छोटा नागपुर के क्षेत्र में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ, 1798 में हुआ। जो अस्थायी बंदोबस्त और पुलिस नियमों में बदलाव सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के असंतोष के कारण आपको देखने को मिलता है चुआर विद्रोह, नेता दुर्जन सिंह। क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा?
तो छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें, चुआड़ विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 55-56 के आसपास में संथाल जनजाति के द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया। अब देखिए 1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक की शुरुआत में संथाल लोग एक अस्थायी जीवन जीने के लिए राजमहल क्षेत्र में चले गए। संथाल और पहाड़िया शत्रुता, इसे कुदाल और हल के बीच में लड़ाई कहा जाता है। कुदाल पहाड़िया लोगों का प्रतीक है और खेती के लिए उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। हल संथालों का प्रतीक है। हल किसका प्रतीक है? संथाल का। और कुदाल की बात करें पहाड़िया लोगों का प्रतीक है। तो दोनों के बीच शत्रुता थी, इसे कुदाल और हल के बीच में लड़ाई भी कहा जाता था, जो अस्थायी खेती के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। दामन को क्या था? तो पहाड़ियों के बाहरी किनारों के फारसी शब्द है कि गठन से मतलब क्या किया गया? सुलझा दिया गया। ठीक है, तो दामन को जो था राजमहल पहाड़ी का जो काफी आगे तक जाने वाला हिस्सा था, उसके दामन को के क्षेत्र के राजमहल पहाड़। भागलपुर। ठीक है, हाँ, राजमहल से लेकर भागलपुर के आसपास का क्षेत्र जो था उसको दामन कोह के नाम से जाना जाता था। तलहटी में जमीन का एक हिस्सा संथालों को घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 1793 में देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त आता है। अधिनियम के तहत कंपनी की सरकार को उनकी भूमि पर कर लगाए गए थे। ठीक है, इनके भूमि पे तो कोई कर हुआ नहीं करता था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्या किया? इनकी जमीन पे क्या किया? कर लगा दिया, और कर्ज का भुगतान करने पे पैसे उधार लेने पड़ते थे। और यहाँ पे बहुत सारा बाहरी लोगों का भी मतलब क्या था? इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप जो था बढ़ गया। अब बाहरी लोगों को क्या बोलते हैं? डीकू। क्या बोलते थे? डीकू बोलते थे। डीकू का मतलब क्या होता? वो जो तंग करे। ठीक है, तंग करने वाला। ठीक है, इसमें कौन कौन आते थे? तो डीकू में साहूकार आ गए। ठीक है, जो कर्ज पे जो पैसा जो देते थे वो लोग आ गए। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? इनको मतलब क्या करते थे? कर्ज देते थे, कर्ज के बदले में काफी पैसे इनसे वसूलते थे, क्योंकि इन लोग को पढ़े लिखे तो थे नहीं, पता नहीं होती थी। तो 2 रुपया कर्ज की जगह पे कई रुपया इनसे वसूला जाता था। कर्ज न देने पे इनसे मतलब बेगारी कराया जाता था। बेगारी का मतलब क्या था? मतलब काम कराने के बदले में आपको किसी प्रकार की पैसा नहीं मिलेगी, उसको बोलते थे बेगारी। ठीक है, वो भी करवाया जाता था। न देने पे इनके जमीन पे भी कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, धीरे धीरे जमींदारों ने दामी इलाकों पे मतलब क्या किया? कब्जा कर लिया। अब जमींदारों ने क्या किया? जितने भी दामी कोह वाला जो इलाका जो था, जो कि संथाल जाति के लिए जाना जाता, इन सब पे कब्जा कर लिया। ठीक है, विद्रोह जल्दी ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन बन गया, क्योंकि इन्होंने जमींदारों के खिलाफ लड़ा। जमींदारों के बाजार में ब्रिटिश सरकार आई, और उसके बाद ये लड़ाई की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गया। संथालों ने विद्रोह को क्या नाम दिया? संथालों ने विद्रोह का नाम दिया हूल। क्या हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता मुक्ति के लिए आंदोलन। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झालो। ठीक है, ये सब आपस में भाई बहन थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव सगे भाई थे, और फूलो और झालो जो थी उनकी बहन थी। सिद्धू कान्हू ने कहा से देखिए हमारे सपना में, ठीक है, ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी, इनका जो देवता जो था ना, उनको सिंह बोंगा बोलते थे। सिंह बोंगा विष्णु के अवतार माने जाते, वही ठाकुर जी भी कहते थे। और ये लोग एक ईश्वरवादी में विश्वास करते थे। ठीक है, एक ईश्वर को मानते थे। तो बोला हमारे सपने में सिंह ठाकुर जी आए थे, और उन्होंने बोला था आप स्वराज लेने का समय आ गया है। अब यहाँ से क्या करना? औपनिवेशिक ताकत को मतलब क्या करना? भगाना है। 60,000 संथालों का मतलब इन्होंने 60,000 संथालों को मतलब इकट्ठा किया, और सबने मिलकर मतलब क्या कर विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार की मतलब नींव हिला दी। ठीक है, ये पहला ऐसा विद्रोह था जो कि मतलब ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा मतलब था तंग किया। ठीक है, और बंगाल का आधा से अधिक सैनिक जो था इस विद्रोह को दबाने के समय में लग गया था। ठीक है, इतना बड़ा व्यापक व्यापक पैमाने पे ये विद्रोह कराया गया। ठीक है, विद्रोह के बाद आदिवासियों के लिए विशेष कानूनों के साथ भागलपुर और बीरभूम में संथाल परगना बनाया गया। ठीक है, तो संथाल परगना बोला बनाया जाता है ना। ठीक है, संथाल परगना कब बनता है? बता सकते हैं संथाल परगना कब बना? साल याद है? छोटा नागपुर पर छोटा नागपुर टेनेसी एक कब आता है? 1908 में। 1908 में, जी सर। ये कब आता है? 16 के बाद। संथाल परगना देख लेता हूँ। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। संथाल परगना जो था आपका बना था, मैं गूगल चेक करके बता दीजिए। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, चेक कर लीजिएगा कब बना था। छोटा नागपुर टेनेसी तो 1908 में इसी के आसपास हुआ होगा। ठीक है, तो संथाल परगना क्षेत्र घोषित कर दिया गया।
और उस इलाके में किसी को प्रवेश करने पे, ठीक है, पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो इसको आपको अठारह सौ ध्यान रखना। नेता पचपन बता रहे हो? 1855, 1855 के बाद होना चाहिए, 1855-56 में तो विद्रोह शुरू हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू प्रमुख नेता थे। चांद भैरव का भी नाम ध्यान में रखिएगा। और दो बहन भी थी, फूलो झालो। ठीक है, 60,000 संथालों ने विद्रोह किया था। एक अत्याचारी 1876 में दरोगा, लागू हुआ था। हाँ बिल्कुल 1876 से ये। ठीक है, एक प्रमुख एक दरोगा था जो कि बहुत ही अत्याचारी दरोगा था, उसका मतलब संथालों ने हत्या कर दिया था। उसका नाम था महेश लाल। क्या नाम था? महेश लाल जो था, एक अत्याचारी दरोगा था। संथाल लोगों ने मतलब क्या किया था? हत्या कर दिया था। ठीक है, आप चलेंगे बिरसा मुंडा का विद्रोह, जिसको सिंहभूम और रांची में ये विद्रोह आपको देखने को मिला, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का विद्रोह को, ठीक है, उलगू उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, हुल किसको बोलते हैं? तो संथाल विद्रोह को हुल के नाम से जाना जाता है, कभी कभी पूछता है। ठीक है, उलगुलान का मतलब क्या था? महान हलचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपीएससी 2020 में पूछा है। इसका उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ एक स्वतंत्र मुंडा राज्य स्थापित करना था। ये विद्रोह जो था ना, मुख्य रूप से कन्वर्जन वगैरह के खिलाफ भी हुआ था, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे बिरसा मुंडा का भी धर्म परिवर्तन करके इनको ईसाई बना दिया गया था। ठीक है, और जब इनका ईसाई बना दिया गया, इनका ईसाईकरण किया गया, लेकिन अपने गुरु से मिलते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे सर, आनंद पांडे। क्या? आनंद आनंद पांडे। ठीक है, पांडे जब अपने जी। हाँ, जब अपने गुरु से जब मिले तो इन्होंने मतलब फिर से मतलब इसके हिंदू धर्म में क्या किया? इनका मतलब धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, ये पहले ईसाई बना दिए, इनका नाम कोई पीटर करके कुछ रख दिया गया था। और ये सिंह बोंगा को मानते थे, एक ईश्वरवादी में विश्वास रखते थे। इन्होंने अपने आप को बोला कि हम ईश्वर के अवतार हैं। ठीक है, और लोगों में भी विश्वास जग गया। तो मतलब कोई भी ब्रिटिश ताकत अगर इन पे हमला करेगी तो मतलब तीर जब इनके ऊपर गोली चलेगा तो फूल जैसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब अजीब अजीब टाइप की मतलब मान्यताएं थी। और लोगों में विश्वास जगे, क्योंकि जो भी धार्मिक जो भी विद्रोह जो हुआ ना, तो खुद को मतलब उन्होंने एक तरह से ईश्वरवाद का प्रतीक बनाने की कोशिश किया। ठीक है, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे संथाल के जो नेता थे, उन लोगों ने भी, ठीक है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट। देखिए, लोग तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब उनका कोई ना कोई धार्मिक रीजन से क्या होता है ना, लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास मास लीडर की भूमिका नहीं है, कुछ आपका लक्ष्य नहीं है, तो उसको आप धर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। सब विद्रोह में कहीं ना कहीं से धर्म का बहुत ही वाहवाही था। गांधी जी जब आते तो कभी धर्म को कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज गांधी जी के पास एक पूरा पूरा एक बेस था, सबको क्या करना है, कहीं ना कहीं आगे का प्लान क्या है, क्योंकि वो मास लीडर थे। लेकिन अगर आप मास लीडर नहीं हुआ और आपको लोगों को सपोर्ट चाहिए बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो धर्म के द्वारा लोगों को क्या कर सकते थे? कनेक्ट कर सकते थे। इन्होंने भी बताया कि भाई साहब, हम जो है सो मतलब क्या है, विष्णु के छोटे भाई का अवतार बताया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? शुरुआत, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा, आदिवासियों की भूमि पर लगान लगाया गया, जिससे भुगतान न करने पर उन्हें बेदखल कर दिया गया। इसके उपरांत सूदखोर साहूकारों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई। इसीलिए यह आंदोलन साहूकारों के बाहरी लोग डीकू के खिलाफ घुसने से शुरू हुआ। जैसे ईसाई मिशनरी भी शामिल थे। ठीक है, ईसाई मिशनरी जो थे, इन्होंने मतलब क्या इन क्षेत्र में काफी कन्वर्जन करवा। अभी भी आप झारखंड वगैरह में जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, सबके सब ईसाई आपको मिलेंगे। सबका बहुत ज्यादा कन्वर्जन करवाया गया। हाँ, ईसाई लोग जो थे सबसे ज्यादा कन्वर्जन कहाँ पे करवाया? तो जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि इन लोगों के पास क्या थी? समझ बहुत कम थी। इन लोगों ने सबको मतलब क्या किया? ईसाई बना दिया। ठीक है, बाकी में बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे के क्षेत्र में, या फिर इन सब जगहों पे इन लोग का कुछ चलता नहीं था। रीजन क्या था? लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बहुत सारे धार्मिक, बहुत सारे नेता भी थे जो लोगों को जागृत करते रहते। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में क्या था ना, नेताओं की न तो पहुंच थी, न कुछ भी था। इसलिए ईसाइयों ने यहाँ पे क्या किया? जबरन खूब धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, तो कहीं न कहीं से बिरसा मुंडा का विद्रोह की बात करेंगे तो ईसाई मिशनरी के खिलाफ भी था। ठीक है, बाद में क्या होता है? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी की मृत्यु रांची के जेल में हो जाती है। ठीक है, बाद में सरकार ने अनिवार्य बेगार को खत्म करने के लिए 1903 में काश्तकारी अधिनियम को पारित किया, जैसे कदम उठाए जो खुदकुट्टी प्रणाली को मान्यता मिली। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं CNT। ठीक है, इसका पारित हुआ तो 1908 में पारित होता है। ठीक है, हालांकि बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 1900 में, आई थिंक अरेस्ट होते हैं ना। ठीक है, 1901 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में, हैजा की वजह से। लेकिन बोला जाता है इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, हालांकि सच्चाई क्या नहीं पता है। रांची में एक जगह डिस्टर्ली पुल, ठीक है, डिस्टर्ली पुल करके कोई जगह है, वहां पे इनको दफनाया गया था।
अन्य जनजाति विद्रोह की बात करेंगे तो छोटा नागपुर का विद्रोह, ठीक है, नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत, ठीक है। और छोटा नागपुर का विद्रोह, सॉरी छोटा नागपुर बोल रहा, कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेता कौन थे कोल विद्रोह के, कौन थे, बुद्धो भगत, ठीक है। खूब पूछा, बीपीएससी में कई बार पूछा गया, सो कोल विद्रोह का नेता बना कौन थे? बुद्धू भगत बुद्धो गंगा भगत, ठीक है। ध्यान रखिए, गंगा नारायण हंगामा कोल विद्रोह का नेता नहीं थे। किनका नेता, गंगा नारायण हंगामा, गंगा नारायण हंगामा की बात करें, कोल विद्रोह के नेता नहीं थे, किसी और के नेता, वो भूल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ेगा। जो अभी पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ सेंड कीजिए, ग्रुप में सब डाला हुआ, ध्यान से देखिए, ठीक है, आंख बंद करके नहीं रहना है, एक एक इन्फॉर्मेशन डाला जाता है ग्रुप में, जाके चेक कीजिए, ठीक है। हो और मुंडा विद्रोह की बात करेंगे, झारखंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, हो और मुंडा विद्रोह की बात करें, कहाँ पे, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राजा फरहत के नेतृत्व में था, फरहत राजा जो थे उनके नेतृत्व में हो और मुंडा विद्रोह, ठीक है। खोरा डोरा अभियान की बात करेंगे, डाबर छठ विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसके नाम, कोरा मल्लाया के नेतृत्व में हुआ था खोरा डोरा अभियान। भील विद्रोह की बात करेंगे, पश्चिमी घाट में हुआ था, भील जनजाति के द्वारा। गोविंद गुरु जो कि भीलों के भील राजा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने मतलब क्या किया था, इस विद्रोह को, ठीक है, पूजा किया था, ध्यान रखेंगे। हाँ, गंगा नारायण हंगामा जो था भूमिज विद्रोह के नेता थे, याद आया, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, गंगा नारायण हंगामा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में और गोविंद गुरु के नेतृत्व में। रंपा विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने तिरपल आर फिल्म देखा होगा, ठीक है, आर देखा था ना, उसमें जो विद्रोह का चर्चा किया गया वो रंपा विद्रोह ही है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। नेता कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, अजय देवगन का जो रोल किए हुआ है, ठीक है, वही थे, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में पकड़े गए और मार दिए गए, ठीक है। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, लेकिन 1922-24 में फिर दोबारा शुरू होता है, 22-24 या ध्यान में रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। वन सत्याग्रह की बात करेंगे, गुंटूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश और पलामू बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था। इसके नेता कई थे, चेंचू साहब की बात करें, गंटूर से इनका नेतृत्व कर रहे थे आंध्र प्रदेश में। कारावार की बात करें, कारावार की बात पलामू में नेतृत्व कर रहे, ठीक है। तो वन सत्याग्रह। रामोसी विद्रोह की बात करें, पश्चिमी घाट में हुआ, जिनके नेता थे चित्तर सिंह, अभी चित्तूर सिंह भी कहते हैं, चित्तर सिंह, ध्यान रखें, रामोसी विद्रोह के क्या थे, नेता थे, ठीक है। इस सब विद्रोह का नेता आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खासी विद्रोह की बात करेंगे तो 1933 तक, ठीक है, ध्यान में, गारो और जैंतिया हिल्स मेघालय में, आपको गारो खासी जैंतिया कहाँ पे हिल्स है, मेघालय में है ना, तो उसी के क्षेत्र में आपको खासी विद्रोह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था तीरथ सिंह को किस जेल में रख दिया गया था, बाद में उनकी मृत्यु वहां पे हो गई थी, किस जेल में रखा गया तीरथ सिंह को, ढाका के जेल में इनको कैद करके रखा गया था, बाद में वहां पे मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में वहां उनका कोई स्टेच्यू वगैरह बन रहा है, ठीक है। रीजन क्या था, ये खासी गारो हिल्स और जयंतिया जहाँ पे सड़क निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, और सड़क निर्माण करने के पहाड़ों के बीच से किया जा रहा था, जहां से इनका जीवन यापन प्रभावित हो सकता है, इनका खेती का बहुत सारा जमीन प्रभावित हो सकता था। उनके वजह से खासी लोगों ने मतलब क्या किया, तीरथ सिंह के नेतृत्व में क्या किया, विरोध कर दिया, बाद में तीरथ सिंह को पकड़ कर ढाका के जेल में रख दिया गया था, ठीक है। अब चलेंगे सिंगफोन्स का विद्रोह, ये असम में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है सिंगफोन्स का विद्रोह, कहाँ पे होता है, असम में होता है। नेता कौन थे, नेता की बात करेंगे, निरांग फिर 1939 में विद्रोह के कारण ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। 1847 में ब्रिटिश गैरिसन पे हमले के साथ ही विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश गैरिसन क्या था, तो गैरिसन जो होता था आर्मी का मतलब क्या होता था, एक तरह से कैंप होता था, ठीक है। कुकी विद्रोह सिंगफोस असम में, कुकी विद्रोह की बात करें मणिपुर में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रीजन क्या था, कुकी जनजाति भी मणिपुर की है ना, कुकी जनजाति मणिपुर में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती में ब्रिटिश नीति के कारण मतलब क्या हुआ था, कुकी विद्रोह हुआ था, ठीक है। नागा विद्रोह, ठीक है, ध्यान, नागा विद्रोह की बात करेंगे तो मणिपुर के क्षेत्र में आपको कौन सा विद्रोह आपको देखने को मिलता है, तो नागा विद्रोह आपको मणिपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या नाम था, जदोनांग सरकार जो थे, ठीक है, जादोनांग, ठीक है, जादोनांग सरदार, नागा विद्रोह के मतलब क्या थे, नाता थे, ठीक है, नेता थे। जादोनंग ने अंग्रेजों के खिलाफ नगाओं का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य नागा राज क्या था, स्थापित करना था।
हरेखा पंथ की बात कर मणिपुर में हुआ था, ठीक है। रानी गेदुनुल ने, ठीक है, रानी गेदुनुल ने हरेखा आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनको नगाओं की रानी कहा जाता था। किसको बोलते थे? नगाओं का रानी इनको कहा जाता था। और ये उपाधि जो था नेहरू जी ने इनको दिया था। बहुत ही कम उम्र में 16-17 वर्ष की आयु में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब भारत आजाद होता है तब तक ये जेल में रहती है। जब भारत आजाद जब हो जाता है उसका ससम्मान इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। इसे दबा दिया गया, लेकिन 1946 में काबुलाई सागा एसोसिएशन के गठन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो ये हरेखा पंथ की बात करेंगे, मणिपुर में विद्रोह है, रानी गेदुनुल ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। उस पहले जो था ये रानी गेदुनुल का संबंध जो है जदोनांग जी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। नागा आंदोलन के नेता जो थे जदोनांग थे। बाद में रानू गेदुनुल भी इसमें कूद गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जो 1857 का विद्रोह, ठीक है, तो पढ़ा दूं क्या 1857 की? कल पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। सर पढ़ाइएगा सर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्ट इसमें रहेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करना है, जितने भी विद्रोह वगैरह जो मैं बताया हूँ ना, सबका मतलब क्या है, एमसीक्यू लगा लीजिएगा। आपको इसमें मिल जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। 2-2 एमसीक्यू का पुस्तक मैंने अवेलेबल करवाया। एक आपका घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा, और आपका जो अभी जो एमसीक्यू जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो दे रखा हूँ वहां पर मिल जाएगा। तो नेता का नाम, ठीक है,